हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं कि नहीं हैं? कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं पहले, ठीक है? और आज हम स्टार्ट करेंगे भाषा एवं व्याकरण के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम अगली वीडियो में भाषा एवं व्याकरण के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो देखिए भाषा एवं व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए भाषा और व्याकरण में चोली दामन का संबंध है। क्या है? भाषा एवं व्याकरण में चोली दामन का संबंध है। लेकिन हाँ, किसी भी भाषा का प्रादुर्भाव पहले होता है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक है? किसी भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, कोई भी भाषा हो, उसका क्या होता है, उसका प्रादुर्भाव जो है वह पहले चलता है और व्याकरण उसके पीछे पीछे चलता है, ठीक? और देखिए भाषा मानक हो तथा उसमें एकरूपता रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। भाषा में क्या हो, मानक हो और एकरूपता रहे, इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं और यही नियम व्याकरण है। यही नियम क्या है? व्याकरण है। अगर हम दूसरों शब्दों में बात करें तो देखिए, दूसरे शब्दों में भाषा की मानक लिपि क्या हो और वर्णों या अक्षरों का कैसा संयोजन हो और शब्द की रचना कैसे हो तथा वाक्यों की संरचना में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इससे 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 संबंध हर भाषा का अपना अलग अलग नियम होता है, ठीक है? देखिए क्या है, किसी भी चीज़ का नियम जो है ना अलग अलग है, ठीक? और इसकी व्याख्या और व्यवस्था करना किसका काम रहता है? वह काम रहता है व्याकरण का, ठीक है? अतः हम व्याकरण का परिभाषा यह दे सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमको शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना समझना आ जाए, उसे व्याकरण कहते हैं। अब देखिए उसका परिभाषा क्या है? देखिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा का शुद्ध एवं सर्वमान या मानक रूप बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना आता है, उसी को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, ठीक है? अब देखिए सुविधा की दृष्टि से व्याकरण को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार और चौथा है चिन्ह विचार, ठीक? अब हम जानेंगे वर्ण विचार के बारे में, ठीक? देखिए कि वर्ण विचार क्या है। अब देखिए इसमें वर्णों या ध्वनियों की परिभाषा, उनके मानक रूप जैसे कि लिपि, उनकी संख्या, भेद, आपसी संयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण विचार कहते हैं, ठीक है? अब है शब्द विचार क्या होता है। देखिए उसमें क्या होता है शब्द विचार। देखिए इसमें शब्द की परिभाषा, उसके भेद, शब्दों की व्युत्पत्ति, उसकी रचना, रूपांतर और प्रयोग, अर्थ आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें? शब्द विचार में, ठीक? अगला है वाक्य विचार, ठीक? वाक्य विचार में देखिए कि इसके अंतर्गत वाक्य की परिभाषा और भेद और वाक्य की बनावट, वाक्य की शुद्धता आदि का अध्ययन किया जाता है किसमें? वाक्य विचार में, ठीक? अगला है चिन्ह विचार। चिन्ह विचार में देखिए किसका अध्ययन किया जाता है? इस अध्याय में वाक्यों में प्रयुक्त विभिन्न चिन्ह एवं उसके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अब हम व्याकरण के उन 4 भागों में से पहले भाग वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। और वर्ण विचार में देखिए कि वर्ण एवं इसके भेद तथा वर्णमाला के बारे में हम जानेंगे, ठीक? तो पहला क्वेश्चन बनता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण है क्या, ठीक? तो देखिए वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनियों कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, आ, ई, ओ, क, ख, च, छ, य, र, ल, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है, ठीक? अब देखिए कुछ शब्द या ध्वनियों को लेकर उनमें निहित मूल ध्वनि यानी वर्ण को समझते हैं, ठीक है? जैसे में खा लो, इस वाक्य में मुख्यतः 2 शब्द या ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। पहला है कि खा और दूसरा सुनाई पड़ता है कि लो, यानी खाना खा लो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे हम इसका खंडन करेंगे खा लो का। तो खा जो है उसमें कौन कौन सा वर्ण और मूल ध्वनियाँ जुड़े हुए हैं? देखिए ख, हलंत जोर आ है, यह क्या है? 2 गो मूल ध्वनियाँ हैं और वर्ण है, ठीक? और लो में भी देखिए ये एगो ध्वनि है जिसमें ल हलंत और धन ओ, ये क्या है? 2 गो मूल ध्वनियाँ है और वर्ण है, ठीक?
और यहाँ स्पष्ट होता है कि खा लो में 4 गो मूल ध्वनि और 4 गो वर्ण है, ठीक। क्योंकि ख और आ तथा ल और ओ के और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन्हें वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को मूल ध्वनि या वर्ण कहते हैं, ठीक। अब हम आगे देखेंगे कि वर्ण के भेद। देखिए वर्ण के मुख्य 2 भेद है, कौन कौन? स्वर वर्ण तथा दूसरा है व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए हम वर्ण के दोनों भेदों के बारे में जानने से पहले जान लेते हैं वर्णमाला के बारे में, ठीक है। तो देखिए वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या कहेंगे कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती है। देखिए अब हम जानते हैं स्वर वर्ण के बारे में, ठीक। स्वर वर्ण की संख्या होती है कितने? 11। कौन कौन है? देखिए अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ तथा औ। ये क्या है? स्वर है और इनकी संख्या कितनी है? 11। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वर वर्ण की संख्या क्या है, तो 11, ठीक। और उसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह का योग है 2 गो, कौन कौन? देखिए अन जिसको अनुसार भी बोलते हैं और अ जिसको विसर्ग बोलते हैं, इनकी संख्या क्या योग है? 2 गो। और उसके बाद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देखिए कौन कौन है? क ख ग घ अंग कवर्ग स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार आता है क ख कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग। इनकी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो 25 है, ठीक। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। इसकी संख्या भी कितनी है? 4। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है? देखिए य र ल और व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और उसके बाद आता है ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या भी कितना है? 4 है। कौन कौन? स मूर्धन्य दंत और ह, ठीक। और अगला है संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या भी कितना है? 4 है, ठीक। कौन कौन? छ त्र और ज्ञ तथा स्र, ठीक। और देखिए हिंदी के अपने व्यंजक कै गो है? 2 गो, कौन कौन? र और ढ, ठीक। इनकी संख्या कै गो है? 2 गो। तो देखिए वर्ण का अभी पढ़े हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 गो। कै गो? 52 गो। कौन कौन? तो देखिए 25 को हो गया स्पर्श व्यंजन, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, ठीक। उसके बाद 4 गो ये हो गया, 4 गो हो गया अंतस्थ व्यंजन, फिर 4 गो हो गया ऊष्म व्यंजन, 4 गो हो गया संयुक्त व्यंजन, ठीक। और 2 गो जो ई है, ये क्या है? र और ढ, ये क्या है? हिंदी के अपने व्यंजन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण एवं इसके प्रकार सजातीय तथा विजातीय स्वर के बारे में, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा है स्वर वर्ण के बारे में, जिनकी संख्या क्या हुआ है? 11 गो थी, ठीक। देखिए अब स्वर वर्ण कहते किसे हैं? तो देखिए स्वर वर्ण उन ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतः यानी कि स्वयं होता है, जैसे अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ तथा औ। ये क्या है? 11 जो है क्या है? स्वर है। इनकी संख्या 11 है। इनकी जो उच्चारण हम करते हैं तो इनमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, यह स्वयं बोला जाता है, ठीक है। इनकी संख्या 11 है। और ये व्यंजन वर्ण के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ण बोलेंगे क, तो क बोलने में हमको क्या आएगा? क हलंत अ, यानी क बोलेंगे तो क में अ आएगा, ठीक है। उसी प्रकार ख बोलेंगे तो ख में भी क्या आएगा? अ आएगा, ठीक। यानी कि व्यंजन वर्ण को बोलने में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे नोट में कुछ जानने वाली बातें है, वो क्या है? देखिए कि कुछ जो व्याकरण है ना, वो री को स्वर नहीं मानते हैं। उनका तर्क यानी कहना है कि इसका उच्चारण प्राय री जैसा होता है, लेकिन मात्रा की दृष्टि में री क्या है? स्वर है। जैसे ऋषभ ऋषि ऋण ऋतु आदि में क्या होता है? री व्यंजन आदि में क्या है? री का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर इस री का बात करें तो ये क्या है? वो व्यंजन ध्वनि है। और री की मात्रा के देखिए क्या होता है, और जैसे कृषक कृषि
पितरन, पृष्ठ आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? इस री वाले री का, नीचे जो कॉमा की तरह देते हैं ना उसको री का, ये क्या है? ये एक स्वर मात्रा है। ठीक है, अब हम पढ़े थे अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। अनुस्वार और विसर्ग के बारे में पढ़े थे पीछे। इनकी संख्या दो है, कौन कौन? अन और अ, जिसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो हिंदी वर्णमाला में अन और अह को स्वर के साथ लिखने की परंपरा है। क्या है? हिंदी जो वर्णमाला है उसमें अन और अह को लिखते हैं। जैसे अ बोलते हैं कि बच्चे को अ से अ तक लिखो, तो ये वो बच्चे तो नहीं 11 को तो नहीं लिखते हैं, वो तो पूरा लिखते हैं। अन और अ दोनों लिखते हैं, 12 को पूरा आते हैं। ठीक, लेकिन अन क्या है? एक अनुसार है, और अह क्या है? वह एक विसर्ग है, और न स्वर है और न ही यह व्यंजन है। इसे कहते हैं अयोगवाह कहा जाता है। और प्रश्न पूछेगा कि अयोगवाह किसे कहा जाता है, तो कहिएगा अन और अह को, यानी अनुसार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवाह भी कहा जाता है। इनकी संख्या क्या है? 2 ठीक, एगो और आता है ओ की वजह से, और जैसे कि लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ये ओ है ना, ओ, ये भी क्या है? इसको कहते हैं अर्धवादर स्वर कहते हैं या अर्धचंद्र कहते हैं, यानी चंद्रबिंदु वाला, आधा चंद्र वाला। चंद्रबिंदु कैसे लिखते हैं? देखिए चंद्र में लिखे, इसको बिंदु जैसा चंद्रबिंदु हो गया, लेकिन इसमें बिंदु नहीं है तो इसे क्या कहेंगे? अर्धचंद्र भी कहते हैं। और इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन यह अंग्रेजी की स्वर ध्वनि है। क्या है? इसका उच्चारण तो स्वर की तरह ही होता है, लेकिन यह क्या है? यह एक अंग्रेजी का स्वर ध्वनि है, और इसे गृहीत आगत स्वर ध्वनि कहते हैं। और इसका प्रयोग प्रायः अंग्रेजी के शब्दों में होता है, जैसे ऑफिस, ऑफसेट, कॉलेज, नॉलेज, स्पॉट और स्टॉप आदि। यानी कि इस अ का अर्धचंद्र जो है उसका प्रयोग अधिकतर कहाँ होता है? अंग्रेजी के शब्दों में होता है। ठीक है, अब हम पीछे तो पढ़े हैं कि वर्ण के 2 भेद कौन कौन? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, देखिए अब स्वर वर्ण के भेद क्या गो है वो देखिए। स्वर वर्ण तो जान लीजिए 11 गो है, कौन? अ से अ तक। ठीक, अब स्वर वर्ण के भेद को जानते हैं। ठीक, तो इसके मुख्यतः 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। किसको? स्वर वर्ण को 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। कौन कौन आधार है? पहला आधार देखिए क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और दूसरा क्या है? जाति के आधार पर। ठीक, देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद है। क्या गो? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक, अब देखिए जानते हैं पहला क्या था? ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए तो ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है? 4 गो। कौन कौन? अ, छोटी ई, छोटी ऊ एवं री। ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर है। पूछेगा कि ह्रस्व स्वर की संख्या क्या है? तो 4 गो। कौन कौन? अ, ई, ऊ एवं री। ठीक, और इसमें मूल, इसे क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। और ये क्या है? एक मात्री होते हैं, तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता है। चाहे अगर हम अपना भाषा में परिभाषा दे तो वैसा स्वर जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझ गए? अब अगला आता है दीर्घ स्वर। ठीक, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या गो है? 7 गो। कौन कौन? आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक, क्या गो? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गो। तो दीर्घ स्वर की संख्या क्या गो है? 7 गो। ठीक, और देखिए इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। चूँकि इनमें 2 मात्रा का समय लगता है, अतः इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इनमें 2 स्वर की संधि रहती है। जैसे देखिए आ बनाना है तो 2 गो स्वर जुड़ा रहता है। कौन कौन? अ जोड़ अ जोड़ अ मिलकर ही क्या बना है? आ बना है। ठीक, या हम कहें दीर्घ स्वर में, तो वैसा स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन? आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ठीक, जान गए? अब देखिए नोट में आप लोग देख लीजिए कि हिंदी में इन्हीं दीर्घ स्वरों को
देखिए क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन कौन को? ए, ऐ, ओ तथा औ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी? 4। लिख लीजिएगा, आप लोग अपने नोट बनाइएगा। आप इस वीडियो को देखिए और अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, ठीक। नोट बनाने से क्या होगा कि आप लिखते हैं ना, उसी समय आपको आधा चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। अब देखिए, अब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में लगने वाले समय को इन 2 शब्दों के उच्चारण से समझा जा सकता है। कौन कौन? ह्रस्व उच्चारण और दूसरा दीर्घ उच्चारण, ठीक। तो ह्रस्व उच्चारण देखिए, अरबल इडा दिन उस्मा, ठीक। और दीर्घ स्वर में क्या है? आरबाल इडा दिन उस्मा, ठीक। अब अगला आता है प्लुत स्वर, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, अगला था हमारा प्लुत स्वर, ठीक। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं अगर हम कहें अपने भाषा में, तो जिस स्वर में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। देखिए अब इसका परिभाषा कुछ समझते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और किसी को, अब ये कैसे जानेंगे इसको, तो किसी को देर तक पुकारने या नाटक संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता है और वैदिक मंत्रों में भी इसका प्रयोग पाया जाता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम लिखते हैं, ओम, तो इसमें क्या है, बीच में हम 3 अंक का जो मात्रा है उसको लगाते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे किसी को बुलाना है, हे राम, चाहे बोलेंगे ओम, वैदिक मंत्र में बोलते हैं ना ओम, हे राम। अब भोजपुरी में बोलते हैं रे छोड़ा, कौन है रे, बोले ना, मतलब कि जोर से थोड़ा देर के लिए पुकारा जाता है, तो क्या है, वह कहलाता है प्लुत स्वर, ठीक। अब उसके बाद आता है, देखिए अब जाति के आधार पर स्वर को 2 भेद हैं। जाति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन? सजातीय स्वर या स्वर्ण तथा दूसरा है विजातीय स्वर तथा अस्वर्ण, ठीक। अब हम आगे जानेंगे सजातीय तथा विजातीय के बारे में। तो चलिए अब हम जानते हैं सजातीय और विजातीय के बारे में, ठीक। तो पहले जानते हैं कि सजातीय या स्वर्ण किसे कहते हैं। देखिए, अ आ, ई उ ऊ आदि जोड़े में आपस क्या लग रहे हैं, आप खुद ही एक बार सोच के देखिए ना। अ आ, ई उ ऊ, ये सब जोड़े में आपस में सजातीय स्वर्ण कहलाते हैं, ठीक। क्योंकि ये एक ही उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से परिचित होते हैं और इनमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, ठीक है। इनमें सिर्फ मात्रा का खाली अंतर है, बाकी देखिए उच्चारण में सेम है। अ आ, ई उ ऊ क्या है, जो बोल रहे हैं पहले वाला बोले ऊ ऊ, बतवा वही बुला रहा है, ठीक। इसीलिए क्या है, यह सजातीय है, ठीक। और विजातीय में देखिए क्या है, विजातीय में आता है अ ई अ उ सॉरी आ ई, ये क्या है, आदि आपस में जोड़े में क्या है, विजातीय स्वर्ण है, ठीक, स्वर है। क्योंकि ये 2 उच्चारण ढंग या उच्चारण प्रयत्न से क्या है, परिचित है। 2 गो उच्चारण आ जा रहा है, अ बोल रहे हैं तो उसके बाद सीधा ई में चल जा रहे हैं, अ फिर बोल रहे हैं तो हर्षी में चल जा रहे हैं, अ बोल रहे हैं तो हर्ष ऊ में चल जा रहा है, अ बोल रहे हैं तो दीर्घ ऊ में चल जा रहा है, आ बोल रहे हैं तो हर्षी में जा रहे हैं, आ के बाद अगर ई उच्चारण करता है तो दीर्घ ई में चल जा रहा है, क्या है, तो ये सब क्या है, ये विजातीय स्वर है, ठीक है। अब देखिए, आशा है कि आप लोग स्वर वर्ण को एकदम अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इस पे थोड़ा और डिटेल में वीडियो आपको बनाकर देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं वर्ण के दूसरा भेद क्या था, व्यंजन वर्ण के बारे में जानते हैं, ठीक। तब व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, देखिए, तो जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। या दूसरों शब्दों में बोले कि तो स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे अ क्या है, एक स्वर है, अ स्वर की सहायता से, सॉरी अ एक स्वर है, लेकिन स्वर की सहायता से हम क ख ग घ बोलते हैं या आदि अन्य वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या आता है,
क बोलते हैं तो क्या आता है? अ आता है। ख बोलते हैं तो क्या आता है? अ आता है। ग बोलते हैं तो क्या आता है? अ आता है। ठीक है। देखिए हम अ स्वर की सहायता से क ख ग बोलते हैं तो क्या होता है? वर्णों का उच्चारण होता है। शुद्ध बोलेंगे क तो अ का उच्चारण होगा। लेकिन अगर हम अतः क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि ये क्या है? ये एक व्यंजन वर्ण है और मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या क्या है? 33 है। अब यहाँ याद रखने वाली चीज़ है कि मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह है 33। ठीक है। कौन कौन है देखिए? क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ द ध न, प फ अ म, त थ ध न, य र ल व, त्रास मूर्धन्य ष, दंत स और ह। ये सब क्या है? ये सब है व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 33। ठीक है। अब एगो आता है हल, हलंत। जैसे बोले ना यहाँ हलंत बोल रहे हैं, जैसे क हलंत, ख हलंत बोल रहे हैं तो हल क्या है? देखिए हल को थोड़ा जानते हैं। तो संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। ये जो हम यहाँ हलंत लगाए हैं उसको क्या कहते हैं? संस्कृत में हल कहते हैं। जबकि व्यंजनों के बीच, व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में हल कहते हैं। ठीक। संस्कृत व्यंजन में इसको हल कहते हैं ऐसे। ठीक, हल। और हम जब यहाँ लिखे हैं हिंदी में य हलंत तो क्या है? उसके नीचे हम तिरछी लकीर देते हैं तो हिंदी में उसे हल कहते हैं। ठीक। और हल लगे व्यंजन अर्थात स्वर रहित व्यंजन ही शुद्ध व्यंजन है और बोलचाल की भाषा में ऐसे व्यंजन को आधा व्यंजन या आधा अक्षर भी कहा जाता है। ठीक। अब जैसे ये क्या है? जैसे बोले अभी क लिखा हुआ है क हलन तो क्या है? ये आधा क है और यहीं पे ये क क्या है? देखिए यहाँ पे ये क क्या है? यह पूरा क है। ठीक। तो इसी हलंत जिसमें लगा रहता है उसको हम आधा व्यंजन या आधा अक्षर कहते हैं। ठीक। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है। ऊपर तो पढ़े हैं स्वर वर्ण, उसके भेद, अनुसार, विसर्ग, जातीय, विजातीय। अब हम यहाँ थोड़ा व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है। देखिए सभी व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन कितने थे? 33 गो। अब वो 33 गो में से सभी को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। अब कौन कौन है देखिए? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। इसकी संख्या भी 4 थी, इनकी संख्या भी 4 थी। सॉरी स्पर्श व्यंजन की संख्या थी 25, अंतस्थ की संख्या थी 4, उष्म की संख्या थी 4। ठीक। अब हम थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वह है जो व्यंजन कंठ, यहाँ पे कंठ होगा, कंठ, तालु, मूर्धा यानी तालु का ऊपरी भाग। ठीक। उसके बाद ओठ, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 25। पीछे हम लोग पढ़े हैं कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सब क्या है? इनकी संख्या 25 है और इसे स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये 5 वर्गों में बटे हुए हैं और प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है। ठीक। जैसे देखिए कवर्ग, कवर्ग ही इसको क्यों कहा गया? देखिए तो क ख ग घ अंग, इनका प्रथम वर्ण क्या है? तो क, इसलिए इनका नाम क्या है? कवर्ग कहा गया और इसका उच्चारण जो है कंठ से होता है। ठीक है। और दूसरा है चवर्ग, चवर्ग च छ ज झ य, च छ ज झ य, इसका भी प्रथम वर्ण क्या है? च है, इसलिए इसको चवर्ग कहा गया है और इसका उच्चारण तालु के स्पर्श से होता है। ठीक। अब देखिए अगला है टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ठीक है। अब इसको याद करना है। उच्चारण सर पूछ देगा, कहेगा कि ख का उच्चारण सर बताइए क्या है? तो याद रहेगा तब भी ना आप बताइएगा हो। चाहे पूछ देगा टवर्ग में से पूछ देगा कि ड का उच्चारण सर बताइए, पवर्ग में से पूछ देगा ब का उच्चारण सर बताइए, तो क्या कहिएगा? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है। इसका ट्रिक है KTM, क्या है?
इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। देखिए KTM2, ठीक, KTM2, इसको याद करने का ट्रिक है। अब इससे आपको कैसे याद होगा, जैसे पूछेगा कि अब के का मतलब हो गया कंठ, टी का मतलब हो गया तालु, एम का मतलब हो गया मूर्धा, डी का मतलब हो गया दंत, ओ का मतलब हो गया ओठ। अब जैसे आपको पूछेगा क वर्ग में का कोई भी अक्षर वर्ण पूछ दे, जैसे पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये KTM2 याद रखेगा, ट्रिकवा रखिएगा तबे ना बताइएगा। तो जैसे पूछेगा कि घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो घ दिमाग लगाइएगा कि घ कहाँ है, कौन सा वर्ग में है, तो क ख ग घ में है भाई। तो क ख ग किससे हो जाता है, कंठ से, के मतलब कंठ से उच्चारण है। अब चवर्ग में से पूछ देगा कि झ का उच्चारण स्थान बताइए, तो तालु, टी का मतलब तालु से है। टवर्ग में से पूछेगा ठ का उच्चारण स्थान बताइए, तो ठ का उच्चारण क्या है, एम से, एम से क्या हो गया, मूर्धा से है। टवर्ग में से पूछेगा थ का उच्चारण स्थान बताइए, तो थ का उच्चारण क्या है, डी फोर दंत से। और उसी प्रकार प से पूछ देगा कि प का उच्चारण स्थान बताइए, तो प का क्या हो गया, ओठ से। आप एक बार देखिए प फ व बोल के देखिए, बिना होठ को सटाए हुए आप प फ व बोल नहीं सकते हैं। जब दोनों ओठ आपस में सटता है तब हम इस वर्णों का उच्चारण कर पाते हैं, इसलिए इसका उच्चारण क्या हो गया, ओठ से है, ठीक। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन, ठीक। अंतस्थ व्यंजन क्या है, 4 गो, कौन कौन, य, र, ल और व, ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या जो है 4 गो है, और ये स्वर व्यंजन के बीच में क्या होता है, स्थित होता है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहता है। और इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर सटने से होता है, ठीक है। लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है। और कुछ व्याकरण य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं। कुछ जो व्याकरण का किताब आप देखिएगा तो उसमें क्या होगा, य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका उच्चारण में न पूरा तरह से जीभ होठ में, मतलब मुंह के अंदर आपको कहीं भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगा। जैसे हम प बोल रहे हैं तो प में क्या हो रहा है, हमारा मुंह में दोनों ओठ एक जगह वापस में सट रहा है, तब जाके प बोला रहा है। लेकिन आप य र ल व बोलिए, इसमें आपको कहीं भी, आपका मुंह के अंदर कहीं भी जीभा कहीं भी स्पर्श नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन, ठीक। ऊष्म व्यंजन की संख्या क्या है, 4 गो, तलावे स, मूर्धन स, दंती स और ह। इनकी संख्या भी क्या है, 4 गो है। और इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म गर्म वायु से होता है। जैसे आप बोलिए तलावे स, तो तलावे स बोलने में जीभ देखिए कहाँ सट रहा है, ओठ भी थोड़ा सटने के कगार पर आ जा रहा है, ठीक है। और इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मतलब गर्म होता है, आप लोग जानते होइएगा, साइंस पढ़े हैं तो। ऊष्म मतलब गर्म, तो कौन कौन आएगा, तो तलावे स, मूर्धन स, दंती स और ह, ठीक है। और इनकी संख्या क्या गो है, तो 4 गो है। और इनके अलावा कुछ और व्यंजन ध्वनियाँ हैं जिनकी चर्चा आवश्यक है। जैसे देखिए संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर इसको बोलते हैं, संयुक्त या संयुक्ताक्षर, यानी दूसरा है तल वाले व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त या संयुक्ताक्षर क्या है, उसके संयुक्त व्यंजन क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो परंपरा से छ, त्र, ज्ञ और स्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। परंपरा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क ख ग बुगा से पढ़ रहे हैं, क ख ग य र ल व में आते हैं, तो छ, त्र, ज्ञ और स्र पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं है। अब परंपरा से तो पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसको हम मूल व्यंजन नहीं कहते हैं। इनकी रचना क्या नहीं कहते हैं, क्योंकि इनकी रचना जो है 2 व्यंजनों के मेल से हुई होती है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त, मतलब मिला हुआ, सभी का संयुक्त होना, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। देखिए जैसे कक्षा बनाना है, कक्षा, तो क हलंत और स को, मूर्धन्य स को जोड़ेंगे तब क्या बनता है, कक्षा। उसी प्रकार ज्ञ बनाना है तो क्या जोड़ते हैं, ज हलंत और ज्ञ जोड़ते हैं तो बनता है ज्ञ, ठीक है। और स्र बनाने के लिए देखिए तलावे स हलंत और र को जोड़ते हैं तो बनता है स्र, 2 गो आया भाई। अब उसी प्रकार स्र बनाने के लिए तलावे स में र जोड़ते हैं तो बनता है स्र, ठीक है। आप समझ गए होंगे।
अब हम ऊपर पढ़े हैं तल वाले बिंदु, तल वाले व्यंजन यानी तल बिंदु वाले व्यंजन। ठीक, तो तल मतलब क्या? तल मतलब नीचे, तालाब, तल मतलब तालाब, तल। देखिए तो हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है। हिंदी में क्या है? कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है और ऐसे व्यंजन तल बिंदु वाले व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हिंदी में देखिए र और ढ, उर्दू में देखिए क, ग, ज और फ, अंग्रेजी में देखिए ज और फ। यानी यह क्या हिंदी में होता है र और ढ और उर्दू में होता है क, ख, ग, ज और फ, अंग्रेजी में होता है ज और फ। इन सभी के नीचे तल के नीचे क्या है? बिंदु लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएंगे? तल बिंदु वाले व्यंजन। ठीक, आप देखिए यहाँ पे र और ढ जो है ये हिंदी के अपन व्यंजन है। क्या है? अपना व्यंजन है। संस्कृत में इसका प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, और ये ट वर्गीय व्यंजन में से आया है। कौन सा? ड और ढ। इनके नीचे बिंदु देने से बनते हैं कौन की? र और ढ, और अतः इन्हें द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, द्विगु व्यंजन भी कहते हैं। किसको? र और ढ को द्विगु व्यंजन कहते हैं। और इनका शब्दों में इनका प्रयोग प्रायः अक्षरों के बीच में या अंत में होता है। अब पूछेगा आपसे कि व्यंजन वर्ण में से ऐसे दो वर्ण बताओ जिसका प्रयोग अक्षरों के बीच में या तो अंत में होता है। ठीक, शब्द के शुरू में कभी भी नहीं होता है। तो अब क्या कहिएगा? र और ढ को। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पढ़ना, पढ़ना में ढ कहाँ आया? बीच में। ओढ़ना में कहाँ आया? बीच में। लड़का में कहाँ आया? बीच में। सड़क में कहाँ आया? बीच में। ये क्या है? ये बीच में आया है। अब देखिए अंतिम में देखिए अंतिम में जुड़ा रहेगा वैसा शब्द। जैसे बाढ़, आषाढ़ में देखिए कहाँ आया? लास्ट में। कड़ी में कहाँ आया? लास्ट में। हथकड़ी में कहाँ आया? लास्ट में। आदि ऐसे शब्द बहुत सारे हैं जो क्या है? शब्द के अंतिम अक्षर है। ठीक, अब नोट में कुछ देख लीजिए। नोट में कि मूल शब्द के शुरू में ढ हमेशा बिंदु रहित रहता है। और जो मूल शब्द रहेगा, मूल शब्द यानी शुरू से स्टार्ट होता रहेगा, जो शब्द ढ से बनल रहेगा उसके शुरू में क्या रहेगा? बिंदु रहित, यानी बिना बिंदु के वो बना रहेगा। यहाँ पे क्या था? पढ़ना में बिंदु लगा हुआ था, ओढ़ना में लगा है, हथकड़ी में लगा है, बाढ़ में लगा है। लेकिन जो मूल शब्द रहेगा बना हुआ, उसी से बना हुआ रहेगा, उसमें क्या होगा? वह बिंदु रहित होगा। जैसे देखिए ढकनी, ढाल, ढांचा, ढोंग, ढोलक, ढाई, ढकना, ये सब क्या है? इन सभी शब्दों में क्या है? बिंदु रहित है। अब जरा इन शब्दों को देख लीजिए। इन शब्दों में क्या है? जैसे पढ़ाई, ढकना, ये सब में क्या है? लगा हुआ है। ठीक, तो ये सब क्या है? मूल शब्द नहीं होंगे। अब यहाँ देखिए जो तल में बिंदु वाले जो है क्या है? जैसे क के नीचे बिंदु था, ख के नीचे बिंदु है, और ज के नीचे बिंदु है, क के नीचे बिंदु है, और फ के नीचे बिंदु है। तो इनका जो प्रयोग है हिंदी में प्रयुक्त अरबी फारसी के कुछ शब्दों में इनका प्रयोग ध्वनि विशेष के लिए होता है। क्या है? हिंदी में प्रयुक्त अरबी फारसी के कुछ ऐसे शब्द हैं इनका प्रयोग ध्वनि विशेष के लिए होता है। जैसे कलम लिखता है तो उसमें बिंदु दिया जाता है, खराब लिखता है तो ख के नीचे बिंदु होगा, गरीब लिखते हैं तो ग के नीचे बिंदु, राज लिखते हैं तो ज के नीचे बिंदु, बाजार लिखते हैं तो जा के नीचे बिंदु, फौरन लिखते हैं तो फ के नीचे बिंदु आदि ऐसे शब्द हैं जो अरबी और फारसी में प्रयोग किया जाता है, तो इनके नीचे यह बिंदु लगाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक और है ज और फ। ज और फ देखिए अंग्रेजी भाषा से आए कुछ ऐसे शब्द हैं, और ये जो देखिए अब ये जो बिंदु वाले शब्द थे कौन कौन वर्ण थे? क, ख, ग, ज और फ, यह अरबी फारसी से आए हैं। और ये जो है ज और फ, यह अंग्रेजी भाषा से आए शब्द है, और ध्वनि विशेष के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे इज, जीरो, फेल, फास्ट इत्यादि। ठीक, समझ ही गए होंगे। देखिए अब हम जानते हैं स्वर के उच्चारण। तो देखिए स्वर के उच्चारण प्रायः 4 प्रकार से होते हैं। कैसे?
निर्नुनासिक, अनुनासिक और अनुस्वार, और अगला है चौथा है विसर्ग युक्त। ठीक, तब हम पहला जानते हैं निर्नुनासिक स्वर के बारे में। ठीक है, तो निर्नुनासिक स्वर देखिए क्या है। यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए तो ऐसे स्वरों को निर्नुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये क्या है, निर्नुनासिक है। इनका उच्चारण सिर्फ मुख से हो रहा है। ठीक, अब देखिए अनुनासिक क्या है। अनुनासिक, यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक यानी नासिका, नाक से किया जाए और उसमें केवल कोमलता हो तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। जैसे अन, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ आदि। ये सब क्या है, ये सब जो है अनुनासिक है। ठीक है, देखिए ना, आप ही एक बार बोल के देखिए। जैसे अन को बोलिए, आ को बोलिए, ई को बोलिए, ऊ को बोलिए, ओ को बोलिए, ओ को बोलिए, औ को बोलिए। इसको बोलने में क्या हो रहा है, नाक से मुख के तो साथ आवाज़ निकल ही रहा है, लेकिन नाक से भी इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट में देखने वाला कुछ बातें हैं, देख लीजिए। आपको नोट में है कि ध्यान रखें कि अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु, क्या, अनुनासिक के लिए चंद्रबिंदु ऐसे होता है। ठीक, चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, लेकिन जब अनुनासिक स्वर चिन्ह ये चंद्रबिंदु सिर रेखा पर लगता है तब मजबूरन चंद्रबिंदु के बदले एक ही बिंदु दे दिया जाता है। क्या है, जब सिर रेखा पर लगता है क्या, चंद्रबिंदु, तब मजबूरन क्या होता है कि एक ही बिंदु हमको देना पड़ता है। ठीक, और ऐसा लेखन सुविधा हेतु किया जाता है और इस बिंदु को आप पंचमाक्षर के लिए प्रयुक्त अनुसार न समझे। ठीक है, और इसे इस तरह समझे, सिर रेखा के ऊपर पर चंद्रबिंदु, जैसे श्रृंगार यहीं चले हैं, श्रृंगार यहीं चले हैं। ये क्या है, लेखन सुविधा के हेतु चंद्रबिंदु के बदले बिंदु श्रृंगार यहीं चले हैं। ठीक है, देखिए अब हम जानते हैं अनुसार। यहाँ पे अनुसार होगा। ठीक है, ये गलती है, यहाँ पे अन होगा। ठीक, अनुसार, इसमें है स्वरों के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग होता है और इसका उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता होती है। जैसे आप बोल के देखिए एक बार, अंग, अंगद, अंगूर, ईंट, कंपन आदि ऐसे शब्द है जिनमें क्या है, थोड़ी कठोरता होगी उच्चारण में और इनके ऊपर जो क्या है, अनुसार लगा होगा। अब दूसरा है विसर्ग युक्त शब्द स्वर। क्या है, देखिए विसर्ग, इसमें क्या होता है, स्वरों के बाद ये विसर्ग चिन्ह का प्रयोग होता है और इसका उच्चारण घोष ध्वनि ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी प्रयोग होता है, जैसे तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग आज भी देखा जाता है। जैसे देखिए, अतः, स्वतः, प्रातः, प्रायः, पयपान, मनः, कामना, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। अब कहिएगा तत्सम शब्द क्या है, तो हम जब शब्द पढ़ेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्वर व्यंजन संयोग यानी मेल के नीचे तालिका से हम कुछ समझते हैं। देखिए स्वर कौन कौन है, अ, आ, हर्षि दीर्घी, हर्षो दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ, ये क्या है, स्वर है। और व्यंजन में मान लीजिए कि हमको खाली क, क का इन्हीं के संयोग से बनाना है। देख, तो हम क का लिखे, उसके बाद संयोग से देखिए क्या बनते हैं। अ का कोई मतलब मात्रा नहीं होता है तो अ का क्या बनेगा, क। ठीक, और का आ का मात्रा आ गया, की, कु, के, को, इसमें किसका मात्रा है, इसी स्वर का मात्रा के संयोग से ये बन गया है।
अब यहाँ पे कुछ निर्देश देने वाली बातें हैं, उसको देखिए कि ये मात्राएं व्यंजन के पहले या बाद में अथवा ऊपर या नीचे लगती है। अब ये जो मात्राएं है, स्वर की जो मात्राएं होती है, यह व्यंजन के पहले लगता है या बाद में लगता है या फिर ऊपर लगता है या फिर नीचे लगता है। लेकिन र व्यंजन के साथ जब उ या हर्ष उ या दीर्घ उ की मात्रा लगती है, हर्ष उ या दीर्घ उ की मात्रा लगती है, तब यह ठीक बीच में लग जाती है और यह सिर्फ र के साथ होता है। यह सिर्फ किसके साथ होता है? र के साथ होता है, बीच में लगता है। बाकी में या तो ये आगे लगेगा या तो पीछे लगेगा या तो ऊपर लगेगा या तो नीचे लगेगा। लेकिन र में जब मात्रा लगाएंगे, ऊ की मात्रा, खासकर ऊ की मात्रा, तो क्या लगेगा? यह बीच में लगेगा। अब देखिए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं कि र में ऊ की मात्रा लगता है तो क्या वास्तव में सिर्फ बीच में ही इसकी मात्रा लगता है या फिर आगे पीछे भी लगता है। देखिए तो र में जब हम ऊ की मात्रा जोड़ते हैं तो क्या होता है? रुरंज, रुंड, रुंडवाना, रूंधना, रुकना, रुकवाना, रुकावट, रुकमवती, रुक्मिनी, रुक्मी, रुक्ष, रुख, रुखाई, रुग्ण, रुचना, रुचि, रुचिमान, रुधि, रुचिवर्धक, रुज, रुझान, रूठ, रुतवा, रुदन, रुद्र, रुधिर, रुंझुन, रुपया, रुमाली, रुलाई, रुलाना, रुष्ट, रुस्तम, रुहेलखंड। ये सब में देखिए इतने सारे अभी हम जो शब्द पढ़े हैं, इसमें क्या है? ऊ की मात्रा जब हम लगाए हैं तो कहीं भी आगे और पीछे नहीं लगा है, ना ही ऊपर और नीचे लगा है, सिर्फ ऊ की मात्रा। बाकी देखिए अन की मात्रा तो लगवे किया है ऊपर, है कि नहीं? ई की मात्रा आगे पीछे लगवे किया है कि नहीं? लेकिन ऊ की सिर्फ जो मात्रा है वह क्या लगता है? र के एकदम बीचों बीच ही लगता है। ठीक, देखिए ये तो था छोटी ऊ के मात्रा से। अब हम थोड़ा बड़ा ऊ के मात्रा से देखते हैं, दीर्घ ऊ के। देखिए दीर्घ ऊ से भी लगाएंगे तो क्या लगेगा? या तो ऊपर नीचे नहीं लग सकता है, ये सिर्फ बीच में ही लगेगा। देखिए दीर्घ ऊ की मात्रा से रुरुई, रूख, रूखा, रूठ, रूठना, रूढ़, रूढ़ी, रूनी, रूप, रूपक, रूपकार, रूपमय, रूपवती, रूपा, रूबरू, रूम, रुमाल, रूल, रूस, रूहानी आदि। देखिए अब इन सभी शब्दों में क्या है? दीर्घ ऊ की मात्रा भी बीच में ही लगा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्रा या अपनी मात्रा नहीं लगती है। जैसे ओवरेस्ट, औसा, ऐसा, औस, टूस, रील आदि लिखना क्या है? गलत है। जबकि ऊ और सौ और ह क्या है? ऊ की मात्रा जब सौ और ह के साथ सौ और ह के साथ जब री की मात्रा लगती है, तब इसका क्या हो जाता है? रूप। तब इनका रूप होता है क्या? देखिए सौ में जब हम री की मात्रा लगाते हैं तो इनका रूप क्या हो जाता है? श्रृंखला, श्रृंखला, श्रृंगार, श्रृंगार आदि बन जाता है। और जब हम ह में हलंत में री की मात्रा जोड़ते हैं तो देखिए क्या बनता है? हृदय, ऋषिकेश, हिष्ट पुष्ट आदि बनता है। ठीक, अब हम जानते हैं 12 खड़ी किसे कहते हैं। ठीक, तो 12 खड़ी किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं सिर्फ री की मात्रा को छोड़कर अनुसार और विसर्ग के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क का, की, कू, है कि नहीं? ख खा, खी, खू, खे ख, खो खौ, खंग, ये सब क्या है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? 12 खड़ी कहते हैं। ठीक, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही मेरे साथियों, और अगली वीडियो हम आपको जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सहपाठियों में शेयर करें और उनको भी पढ़ने के लिए जागरूक करें। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि व्याकरण नहीं समझ में आता है, उनको प्लीज़ एक बार मेरे इस वीडियो को दिखाइए। नहीं समझ में आया तो फिर हमको कमेंट में
बोलिएगा कि उनको क्या नहीं समझ में आया, फिर से हम उनको और अच्छे तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।